आवाज आ रही है? ठीक है, क्लियर। ठीक है, आज की क्लास में हम एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एग्रीगेट डिमांड डिस्कस कर लिया था, मीनिंग डिस्कस किया था, और एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस किया था। अब एग्रीगेट सप्लाई जब हम डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान देना, एग्रीगेट डिमांड जब डिफाइन किया तो हम किस रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे? जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे? जो फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है, हमने कहा कि ऑल सेक्टर, जितने भी जो आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर कितना वो एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, उनकी विलिंगनेस क्या है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर अपना इनकम वो खर्च करने के लिए विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं। डिमांड बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर या फिर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी आपके सेक्टर्स हैं, ठीक है, जब सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो चाहे हाउस होल्ड सेक्टर हो, कंपोनेंट हमने डिस्कस किया है ना, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? 4 हमने डिस्कस किए हैं। पहला हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा फार्म या बिजनेस का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट में आपका एक्सटर्नल सेक्टर का पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन किया था। तो अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, तो अब ये सप्लायर या फिर प्रोड्यूसर साइड से हो जाएगा कि एक इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगेन ये भी क्या है? विलिंगनेस है। कितना एक प्रोड्यूसर, मतलब एक प्रोड्यूसर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बल्कि पूरे इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो सब मिला के कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होगी, जो सभी प्रोड्यूसर मिलकर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। जिस तरीके से वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में हमने कौन सा साइड लिया था? डिमांड का साइड लिया था। और डिमांड साइड में हमने क्या देखा कि जितने भी आपके बायर्स हैं, जितने भी आपके बायर्स हैं, दे आर विलिंग टू बाय। तो वो बायर्स कौन से हैं? ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, हाउस होल्ड, फर्म, बिजनेस या फिर गवर्नमेंट या फिर एक्सटर्नल सेक्टर, उन सबके द्वारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो क्या है, कितना वो डिमांड कर रहे हैं, उनकी विलिंगनेस क्या है, एक स्पेसिफिक इनकम लेवल पे कितना खर्च करना चाह रहे हैं। तो ये आपके एग्रीगेट डिमांड वाले पर्सपेक्टिव में है। लेकिन सप्लाई के पर्सपेक्टिव में हम जा रहे हैं तो अब हम किसी एक प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं एक इकोनॉमी में जो एक साल के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे जो सभी प्रोड्यूसर मिलके क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके फर्म हैं, बिजनेसेस हैं, उन सबके द्वारा जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, दे आर विलिंग टू सप्लाई। ठीक है, वो कितना सप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये विलिंगनेस टू सप्लाई वाला पार्ट क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई है। तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी जो फाइनल वैल्यू है, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई के फॉर्म में। तो फाइनल वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर फाइनल गुड्स की एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है,
मनी वैल्यू, मॉनेटरी टर्म में इसको हम मेजर करें, ठीक है। तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि जितने भी आपके प्रोड्यूसर हैं, दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स कैसे आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था में कितना वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, ये करना मतलब करना चाह रहे हैं, ठीक है। कितना करना चाह रहे हैं, जो विलिंगनेस की पार्ट होगी। तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम एक टाइम के पर्सपेक्टिव में इसको लेके चल रहे हैं, तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी ये ड्यूरेशन में आएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई, अब मुझे बताओ स्टॉक कंसेप्ट में जाएगा कि फ्लो कंसेप्ट में जाएगा? फ्लो कंसेप्ट में जाएगा, क्योंकि हम एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम ले रहे हैं ना। तो गिवन टाइम पीरियड में हम क्या देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं मिलके सप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये ध्यान देना, मैं शुरू में बताया कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो प्लान्ड आउटपुट होगा, ठीक है, या फिर हम प्लान्ड प्रोडक्शन कहेंगे या फिर डिजायर्ड आउटपुट होगा। एक्चुअल आउटपुट नहीं है, कितना प्रोडक्शन किया गया वो नहीं है, क्या है फिर? प्लान्ड, ठीक है। विलिंगनेस, कितना क्वांटिटी ये सप्लाई करना चाह रहे हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। बात समझ में आ गई? चलो, तो एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग हमने कवर कर लिया। मीनिंग के बाद हम डिस्कस करते हैं। हम कह रहे हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई वो नेशनल इनकम के बराबर है, ठीक है, नेशनल इनकम के बराबर है। अब ये कैसे हम कह रहे हैं? एग्रीगेट सप्लाई ए एस इज इक्वल टू नेशनल इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकम को वाई। कैसे हो रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर याद होगा, ध्यान देना, हमने कहा कि फर्म के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है वो फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होता है किसको? हाउस होल्ड को, ठीक है। तो अब जिनके द्वारा ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा, ये फाइनल आउटपुट क्या किया जाएगा? वो फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाएगा, ठीक है। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट देखें, जो टोटल आउटपुट है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा? रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। तो अगर इसको हम डोमेस्टिक लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कैलकुलेट करें तो यही वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी? नेशनल इनकम। इनकम मेथड से आप क्या करते हो? रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को आप जोड़ते हो, तो वहां से भी नेशनल इनकम आपका कैलकुलेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने कहा कि जो एग्रीगेट सप्लाई है ये आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है मॉनेटरी टर्म्स में, और ये प्रोड्यूस होगी। तो प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा? इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन्होंने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बदले ये इनकम अर्न कर रहे हैं। तो इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के बदले इनको ये इनकम अर्न हो रहा है। और थोड़ा सा बेसिक एजम्पशन पे जाओगे तो हमने क्या कहा था, जब टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस किया था, तो जो भी आउटपुट था वो कम्प्लीटली हमने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ भी सेविंग किसी के द्वारा की नहीं जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे बस कनेक्ट करने के लिए हिंट कर रहा हूँ। बाकी अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो एग्रीगेट सप्लाई है, जो आपका आउटपुट है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिवाइड होगा। और डिवाइड अगर हम बात करें रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में, तो उसको जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वही क्या है? नेशनल इनकम। आप ऐसे भी देखो, एग्रीगेट सप्लाई में आपने क्या कहा कि ऑल प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाना है उन्हीं का वैल्यू एग्रीगेट सप्लाई है। और एग्रीगेट सप्लाई में ये आपको ये भी पता है कि ये जो प्रोड्यूसिंग किया जाएगा, कहीं ना कहीं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। तो ये जो इनकम जनरेट होगा, ठीक है, उनके में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो अगर हम सारे इनकम को जोड़ लें तो भी वो क्या नेशनल इनकम की वैल्यू को दे देगा। कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ रहे हो कैसे एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम बन रहा है। हमने कहा कि जो टोटल प्रोडक्शन या फिर टोटल सप्लाई जो प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाना है किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, उन सारे प्रोडक्शन की, उन सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो एग्रीगेट सप्लाई है। तो प्रोडक्शन में जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व हुए हैं उनको उनके कंट्रीब्यूशन या फिर सर्विसेज के बदले पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट किस टर्म में किया जाएगा? रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? नेशनल इनकम की। ठीक है, तो अब नेशनल इनकम में मान के चलो कि आप NFI, नेट फैक्ट, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को भी आप एडजस्ट करते हो। तो NFI का अगर हम वैल्यू 0 कर लें, ठीक है, कि ठीक है इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, तो डायरेक्टली आपका इसको जोड़ने से आपका नेशनल इनकम आपका निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, कि एग्रीगेट सप्लाई आपका नेशनल इनकम कैसे बन रहा है, तो इसको हमने कनेक्ट किया कि जो फाइनल आउटपुट है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। जब इसको टोटल करोगे तो ये नेशनल इनकम का वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसीलिए आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके बराबर है? नेशनल इनकम के बराबर है। आ गया समझ में कि दोबारा से बताऊं? संदीप आ गया? वैभव, हिमांशु, कृष्णा, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने कंपोनेंट डिस्कस किया था किसका? एग्रीगेट डिमांड का, ठीक उसी तरीके से इसका भी कंपोनेंट देख लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई का। बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 ही कंपोनेंट है इसके। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो, हमने कहा इनकम के बारे में, ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में। जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको दूसरे शब्द में हमने क्या कहा कि वो नेशनल इनकम है। तो इनकम का आप क्या करते हो? इनकम जब आपके पास होगा तो क्या करते हो? स्पेंड करते हो, और स्पेंड नहीं करोगे तो फिर इसको सेव करोगे। तो इस तरीके से जो कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है, वो 2 ही हैं, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई के, जिसको हमने इनकम कहा। या तो कंज्यूम करोगे या फिर सेव करोगे। तो कंजम्पशन पे खर्चा होगा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, या फिर आप उसको बचा के रखोगे सेविंग के फॉर्म में। तो 2 कंपोनेंट्स, एक है आपका कंजम्पशन और दूसरा है आपका सेविंग। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई या फिर नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, अब हम इसको टेबल और ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो टेबल ये रहा, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, एग्रीगेट, सप्लाई। अब इस टेबल को जरा कंप्लीट करते हैं। इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Y से, कंजम्पशन को कैपिटल C से, सेविंग को कैपिटल S से, और एग्रीगेट सप्लाई को AS कर देते हैं। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। इनकम वाले कॉलम में आ जाओ, इसको जरा कंप्लीट करो। 0, सारे फिगर्स करोड़ में, 100, 200, 300, 400, 500,
600। कंजम्पशन पे आ जाओ। 40, 120, 200, 280, 280 के बाद 360, 440, 360, 440, 520। अब आ जाओ सेविंग वाले पार्ट पे। सेविंग यहाँ पे हो जाएगा -40। अभी सारा मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कौन सा नंबर यहाँ पे कैसे निकल के आ रहा है। -40, हाँ, -20। अब यहाँ इनकम मिल गया, कंजम्पशन मिल गया। अब इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करोगे तो सेविंग निकल के आएगा। यहाँ पे इक्वेशन हमने डिस्कस किया ना कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू क्या है, इनकम है। तो इनकम में से कंजम्पशन माइनस करोगे y माइनस सी तो क्या निकल के आएगा, सेविंग। तो वही चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 माइनस 120, -20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, 40, कितना हुआ 60 और 80, ठीक है। आगे समझ में ये सारा नंबर्स कैसे है। चलो अभी ये नंबर निकालो। एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो कंजम्पशन और सेविंग इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम दोनों का वैल्यू सेम निकल के आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा है ना। तो सेम क्यों दिख रहा है, एक तो हमने ऐसे ही बताया था कि इनकम आपका एग्रीगेट सप्लाई ही होता है, नेशनल इनकम की जो वैल्यू है वो एग्रीगेट सप्लाई की ही वैल्यू होती है, सेम ही होते हैं। दूसरा हमने बताया कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो जाहिर सी बात है कि वो इनकम के बराबर ही आएगा। तो इनकम और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई दोनों कॉलम आपका सेम दिख रहा है, ठीक है। तो ये कहानी आपके हो गई टेबल के माध्यम से एग्रीगेट सप्लाई की। अब अगला हम देख लेते हैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब ध्यान देना, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पे अगर हम इनकम कर्व को रिप्रेजेंट करें, यानी नेशनल इनकम के कर्व को रिप्रेजेंट करें और फिर एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को रिप्रेजेंट करें, तो क्या दोनों सेम ही कर्व पे ओवरलैप होंगे कि नहीं होंगे, कोइंसाइड होंगे। ओवरलैप होने का मतलब उसी कर्व पे ही दोनों कर्व दिखेंगे। अगर हम दोनों कर्व ड्रॉ करते हैं तो सेम ही लाइन पे आएंगे, तो क्या होगा, ओवरलैप कर रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं कोइंसाइड करना, ठीक है। कोइंसाइड का मतलब है कि उसी कर्व पे दूसरा वाला कर्व भी निकल के आ रहा है। चलो अब इस कर्व को बनाते कैसे हैं वो जरा सीखते हैं, ठीक है। एक बार और क्या करते हैं, ये ठीक है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन,
दो चीजें हमें दिखानी है। एक तरफ हम दिखाएंगे नेशनल इनकम और दूसरी तरफ हम दिखाएंगे एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलता है? कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ के, ऐड करके। तो इनकम वाला जो पार्ट है हम दिखा रहे हैं किस पे? एक्स एक्सिस पे। और इनकम को हम क्या करेंगे? या तो कंजम्पशन पे खर्च करेंगे या फिर सेव करेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई का जो दो कंपोनेंट है वो क्या है? कंजम्पशन और सेविंग। तो कंजम्पशन और सेविंग को हम दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे। कंजम्पशन एंड सेविंग। ये लाइन स्ट्रेट नहीं लग रहा है। अभी ठीक है? ठीक है ना? और सीधा करें? और सीधा करें? किधर गड़बड़ हो रहा है बताओ? अब ठीक है? चलेगा? अब मुझे लग रहा है कि ऐसे ऐसे हो गया है। ये रूलर शेप में। चलो ठीक है, इसी पे काम चलाते हैं। तुम लोग अपना सीधा बना लेना इसको। तो यहाँ पे कंजम्पशन और सेविंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्केलिंग करो इसकी। स्केलिंग कैसे करोगे? जो नंबर्स हैं हमारे 0, 100, 200, 300, 400 इसके फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो हम स्केलिंग करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, दोनों में स्केलिंग हमारी सेम रहेगी। ठीक है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और सेम स्केलिंग हम वाई एक्सिस पे भी ले रहे हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, स्केलिंग का मतलब है कि जो आप ये डिस्टेंस ले रहे हो वो इक्वल डिस्टेंस पे तो होगा, ये तो पता ही है, स्टैट्स में पढ़े ही हो। अब ये जो हमने स्केलिंग लिया है 0 से 100, 100 से 200, 200, 300, 400, सेम यही स्केलिंग हमने वाई एक्सिस पे भी लिया है। ठीक है, 0 से 100, 200, 300, 400, तो वाई एक्सिस पे भी हमने सेम स्केलिंग हमने क्यों लिया है? तो इसको हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो बनाओ। एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो बनाओ। और ये कर्व जब आप बनाओगे तो ध्यान देना, जो डिस्टेंस है ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ये डिवीजन होगा 45 डिग्री में। ठीक है, तो ये अभी भी मुझे लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा और मैं डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री कर्व इस तरीके से निकलेगा। और हम क्या कर रहे हैं, जो एंगल है 90 डिग्री का, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एंगल कितने का बनेगा? 45, 45, यानी 45 इधर भी होगा और 45 ऊपर साइड भी होगा। अब क्वेश्चन मेरा ध्यान में रखना कि हमने स्केलिंग इक्वल क्यों ली है, क्योंकि हमें इधर भी ये नंबर दिखाना था, ये भी नंबर दिखाना था, तो हम इधर 50 और 100, 150, 200 ऐसे करके भी दिखा सकते थे, लेकिन हमने स्केलिंग चेंज क्यों नहीं करी? सेमी स्केलिंग हमने
क्यों रखा? आपने कई बार ग्राफ बनाया होगा, तो नंबर्स के हिसाब से आप क्या करते हो, इधर मान लो 2 4 6 8 रख दिया और इधर 5 10 15 20 रख दिया। स्टैट्स में पढ़े हो ना, जब आप कोई ग्राफ पे नंबर प्लॉट करते हो या फिर कर्व ड्रॉ करते हो तो क्या करते हो, एक्स एक्सिस पे जो फिगर दिखाना है तो नंबर के हिसाब से आप एक्स एक्सिस की क्या करते थे, स्केलिंग करते थे। वाई एक्सिस पे जो नंबर है उसके हिसाब से उनकी स्केलिंग करते थे। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेम ही स्केलिंग एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे लेकर चल रहे हैं। इसके पीछे का रीजन समझो क्या है। हमने क्या कहा कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई ही क्या है, इनकम है, यानी इधर हमने एग्रीगेट ये वाला इनकम रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इनकम के बराबर आपका एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए, जितना इनकम है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई भी होना चाहिए। तो अगर हम इसको 45 डिग्री कर्व यानी 20 से अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या ये इक्वेशन फिट बैठेगा? क्या इक्वेशन ये फिट बैठेगा? मैं एक रफ ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये कर्व आपने बनाया और यहाँ पे अगर बीच से कर्व ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एकदम सेंटर से, तो जितना इधर है उतना ही इधर भी है। तो अगर हम इनकम इधर दिखाते हैं 100, तो यहाँ पे भी आपका 100 ही होगा, बराबर हो गया ना। लेकिन अगर मैं कर्व को टिल्ट कर दूं एक्स एक्सिस की तरफ, तो क्या ये डिवीजन इक्वल दिख रहा है? नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस देखो और इस पॉइंट पे ये वाला डिस्टेंस देखो, क्या वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो कम है कि नहीं है? यानी ये एक्स एक्सिस पे इनकम आपका ज्यादा दिख रहा है और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई आपका कम दिख रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं हाइपोथेटिकली अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व को क्या करता हूँ, वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस अच्छे से दिखेगा यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे देखो ये डिस्टेंस यानी इनकम, और वाई एक्सिस पे देखो कंजम्पशन और सेविंग यानी एग्रीगेट सप्लाई। ये ज्यादा दिख रहा है और ये कम दिख रहा है। तो क्या एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर हुआ? नहीं हुआ, इस केस में भी नहीं है। इसके बाद इस केस में भी नहीं आ रहा है। तो किस केस में आ रहा है? जब आपने दोनों को इक्वली डिवाइड किया, यानी इक्वल डिवाइड करने को तो 45 डिग्री कर्व, तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई आपका इनकम के बराबर हो गया। यानी हमें इक्वेशन ये बैठाना है, ए एस इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपका होना चाहिए। तो अब ये दिख रहा है कि क्यों हमने 45 डिग्री एंगल ड्रॉ किया है। अब ये जो कर्व है इसी को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो 45 डिग्री एंगल पे क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या है कि दोनों साइड हमारे इक्वल होंगे, मतलब सिंपली हम कहें तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों की स्केलिंग सेम करनी पड़ती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। और 45 डिग्री कर्व ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंजम्पशन सेविंग इज इक्वल टू नेशनल इनकम है। अदरवाइज फिर इनकम कम या ज्यादा हो सकता है क्या चीज से, एग्रीगेट सप्लाई से, यानी सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग से। तो अब ये बताओ, जैसे
इनकम को अगर हम ड्रॉ करें, इनकम कर्व को, सेम यही लाइन मिलेगी। और एग्रीगेट सप्लाई को भी अगर हमने ड्रॉ किया तो सेम यही कर्व मिल रहा है। तो इसी को हमने क्या कहा कि जो आपका नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, दोनों कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, दोनों कर्व, ठीक है, नेशनल इनकम का जो कर्व है एंड एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो कोइंसाइड करते हैं। चलो यहां तक बात समझ में आई। एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है कहां से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से। याद है हमने एग्रीगेट डिमांड का कर्व ड्रॉ किया था, वो कहां से ड्रॉ किया था, वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने कुछ डिस्टेंस पे इसको कवर किया था। ठीक है, ये डायरेक्ट कहां से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड कर्व ओरिजिन के ऊपर से वाई एक्सिस पे स्टार्ट होता है। वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, कि कुछ ना कुछ आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगी ही होगी, इवन इफ इनकम इज जीरो। यहाँ पे दिख रहा है ना इस टेबल में। अब यहाँ पे इनकम जीरो है लेकिन कंजम्पशन पे आपका खर्चा कितना है, 40 करोड़ का। तो वो कहाँ से हो रहा है, सेविंग से। दिख रहा है ना, ये माइनस सेविंग दिख रहा है, -40। तो इनकम भले जीरो है लेकिन कंजम्पशन तो होगा ही होगा। क्यों, बेसिक नीड्स है, सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए ही होगा। ठीक है, चलो तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग, उसके कंपोनेंट टेबल के माध्यम से हमने देख लिया और ग्राफ के माध्यम से भी हमने इसको देख लिया। कंजम्पशन और सेविंग इन करोड़ है, ठीक है, या फिर इन रुपीज लिख लो। ठीक है, इन रुपी करोड़, ठीक है, करोड़ में हमने दिखाया है। और इनकम भी आपका इन रुपी करोड़ में ही दिखा दो, इन रुपी करोड़। जब भी आप ग्राफ बनाओ किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, तो ग्राफ में जितने भी एक्सिस हैं वो बेहतर तरीके से क्या करना है, प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है। किस एक्सिस पे क्या आपने नंबर्स फिगर्स एक्सप्लेन किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, उसको क्या करना है, लिखना है। समझ रहे हो ना, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, सब कुछ ग्राफ पे आपको प्लॉट करना है। यहाँ पे अगर ये कर्व आपने ड्रॉ किया तो मेंशन करना है कि ये कर्व क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने एएस लिख दिया ना, एएस एग्रीगेट सप्लाई, और यही एग्रीगेट सप्लाई क्या है, आर वाई नेशनल इनकम होगा ना। एग्रीगेट सप्लाई को हमने वाई से ही रिप्रेजेंट किया है, ध्यान रखना। एग्रीगेट सप्लाई को हम लेटर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इनकम को भी हम वाई से। एग्रीगेट सप्लाई तो वैसे एएस लिखते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल वाई यूज करते हैं, ठीक है। जनरली एक अल्फाबेट हमने ले लिया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। चलो यहाँ तक रिवाइज कर लो, तो फिर अगला पार्ट अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक पॉइंट इसमें देख लेना। अब जैसे हमने कहा, अब हर पॉइंट पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कोई भी पॉइंट, मान लो हमने पॉइंट ए ले लिया, तो इनकम और कंजम्पशन प्लस सेविंग, y इज इक्वल टू सी प्लस एस दिखेगा आपको। हर एक पॉइंट यही रिप्रेजेंट करेगा, करेगा ना।
अगर यहाँ पे भी अगर कोई आप पॉइंट लेते हो तो ये भी आपको वही रिप्रेजेंट करेगा, क्या चीज, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। हाँ, स्केलिंग मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, बाकी आप सही से ड्रॉ करोगे ना, फ्री हैंड मैंने बनाया है इस वजह से थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है। आप स्केलिंग इसकी करेक्ट करोगे तो बेहतर तरीके से ये दिखेगा, यानी जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आपका ये भी होगा, यानी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग दिखेगा। चलो इसके आगे कल अगले